हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान की जो सीरीज चल रही है और आज हम देखेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर 3 का पार्ट 1। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में आपने देखा कि कैसे भारत आजाद होने के बाद अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा था और हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी। अब इस चैप्टर में आप देखेंगे कि उन चुनौतियों से पार पाने के बाद और संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को नियोजित विकास हमारे देश में कैसे शुरू हुआ। आप जानते हैं कि हमारे देश ने प्लान्ड वे ऑफ इकोनॉमी को अपनाया था और सोवियत मॉडल से इसको लिया गया था। पंचवर्षीय योजनाएं शुरुआत करी गई थी। एक एक करके आप इन सभी चीजों को देखेंगे। आजादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए जिनसे कि यह दर्शाया गया कि भारत एक नियोजित विकास की तरफ बढ़कर आगे बढ़ेगा। और जो भारत की परिस्थितियां थी, यानी जो पुवर्टी थी, हंगर थी, या फिर एक हम कह सकते हैं लोग अनपढ़ थे, इन सभी वजह से सरकार के सामने दोहरे मापदंड थे। दो रवैयों में सरकार को काम करना था। एक तो जो मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी लोगों को उपलब्ध कराना था, और दूसरा था कि विकास भी करना है ताकि बाहर से लोग आकर के हमारे यहां काम करते। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल से बंधे हुए थे। देखिए, किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी अर्थव्यवस्था। अगर लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं, तो फिर चाहे उस देश की राजनीति हो, चाहे उस देश का समाज हो, ये सारी ही चीजें एक दूसरे के साथ फिर अच्छा काम करने में कामयाब हो जाती हैं। और इसीलिए मेन जो विजन था, चाहे वो आपका सोशल जस्टिस हो, समाज के जो पिछड़े वर्गों के लोग थे, ठीक है, संविधान में उनको जो है वो आरक्षण दे दिया गया, लेकिन वो आरक्षण तब तक अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता था जब तक कि लोगों को मौका ना मिले काम करने का। और वो काम करने का मौका करने के लिए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना होता। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय। ये मैंने आपको दो चीजें बताई। हमारा संविधान दोनों चीजों को एडवोकेट करता है। संविधान कहता है कि आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए, लेकिन आर्थिक और सामाजिक न्याय भी बने रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा इस बात की एक आशंका रहती है कि वेल्थ का ऑक्यूमुलेशन, धन का एकत्रीकरण कुछ लोगों के हाथ में हो सकता है, क्योंकि धन कमाने का मौका बनता है सरकार जब आर्थिक प्रक्रियाएं चालू करती है, और ऐसी स्थिति में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो उन पर कब्जा कर सकते हैं। तो ये भी भारत सरकार को देखना था कि आर्थिक और सामाजिक न्याय जो है वो बना रहे। इस बात पर भी सहमति की थी कि इस मामले को व्यवसाय, उद्योगपति और किसानों के भरोसे अकेले के अकेले छोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए सरकार ने उस समय बहुत सारे मामले अपने पास रखे थे। सरकार को इस मामले में प्रमुख भूमिका निभानी थी। आर्थिक समृद्धि हो या सामाजिक न्याय, इन्हें सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सा मॉडल अपनाए, इस बारे में बहस जारी थी। और ऐसा नहीं था कि यह बहस कांग्रेस और बाकी राजनीतिक दलों के बीच में थी। कांग्रेस के खुद के अंदर भी ये एक वाद विवाद चल रहा था। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी था जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए थे? अगर सामाजिक न्याय की जरूरतों को आड़े आता हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? यानी कहीं पर अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि आर्थिक समृद्धि अगर हम करने की ओर बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है सामाजिक न्याय से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ऐसी स्थिति से भी सरकार को डील करना था। और आप जानते हैं कि भारत के संविधान में जो पहला, आप कह सकते हैं, अनुच्छेद में जो संशोधन किया गया था, वो जो अनुसूची जोड़ी गई थी पहली 1951 में, और उस अनुसूची के द्वारा लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड मामलों को संविधान में जोड़ा गया। वो इसीलिए जोड़ा गया था कि उन मामलों को लेकर के कोई भी व्यक्ति फिर कोर्ट में नहीं जा सकता था सामाजिक न्याय के नाम पर। इस चीज को भारत के संविधान से बाहर रखा गया था। ठीक है। हालांकि बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 3-4 साल पहले ये दलील दी कि जो 9वीं अनुसूची है वो भी जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है, उस पर कोई मुकदमा जो है वो नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन कोर्ट स्वतः संज्ञान उस पर ले सकता है।
तो अब जब ऐसी स्थिति आ रही थी तो दो विचारधाराएं जो हैं वो निकल करके आ रही थी, वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा। इसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये क्या होता है। जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है तो अक्सर वहां के राजनीतिक दल अथवा समूहों का हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस पार्टी या उस समूह की विचारधारा वामपंथी और दक्षिणपंथी है। इसको आपको समझना होगा कि वामपंथ से जो मेनली संकेत होता है वो ये होता है कि गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तारीफदारी की जाए, यानी कि उद्योगपतियों को थोड़ा सा बैकफुट पर रखा जाए और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर सबका जो है वो अधिकार होना चाहिए। दक्षिण पंथ जो है ये उन लोगों को इंगित करते हैं जो मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जो बाजार में अच्छा प्रदर्शन करे उसको मौका मिलना चाहिए। और इनकी दलील ये होती है कि जो खुले बाजार का कंपटीशन है वो कंपटीशन अपने आप ही बेस्ट रेट जो है वो उपलब्ध कराता है। तो बेसिकली वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा का जो मूल मतलब था वो अर्थव्यवस्था के रिलेशन में था। हालांकि बाद में सामाजिक रवैये को लेकर भी या राष्ट्रवादी मामलों में भी दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा बट गई, वो अलग बात है। लेकिन मूल विचार जो विचारधाराओं के पीछे था वो बेसिकली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में था। इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता था। इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों तथा दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तोला जाना था कि यानी अगर एक को किसी चीज से नुकसान हो रहा है तो उसके कंपैरिजन में दूसरा जो पीड़ित पक्ष है उसको कितना फायदा हो रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ रहे हैं। ऐसे मामले में खनन, पर्यावरण और अन्य विशेषज्ञों की राय भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती थी। और यह भी था कि अंतिम निर्णय, देखिए ये लाइन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको यह चीज समझनी होगी कि भले ही विशेषज्ञों की राय कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन पब्लिक लाइफ में, समाज जीवन में काम करने वाले राजनीतिज्ञों द्वारा ही अंतिम निर्णय लेना चाहिए। जैसे कि अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अभी बात करें तो जब डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट से पर्यावरण को नुकसान होता है और पर्यावरण के या फिर और टेक्नोलॉजिकल जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि इस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अगर हम आर्थिक गतिविधियों पर कंट्रोल लाते हैं तो हमारा आर्थिक विकास हैम्पर होता है और उससे कहीं ना कहीं जो निचला तबका है वो निचला ही बना रह जाएगा। जो लोग ऊपर आ चुके हैं वो तो स्टेबल हो गए, लेकिन जो नीचे हैं उनको आर्थिक विकास चाहिए और उसका पार्ट एंड पार्सल या हम कह सकते हैं कोलेटरल डैमेज के रूप में थोड़ा सा पर्यावरण का नुकसान होता है तो वो भी सहना पड़ता है भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को। और इसीलिए जो अलग अलग आप देखते हैं जो कोप, चाहे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या यूएनएफसीसी के जो भी सम्मेलन होते रहते हैं वहां पर कहीं ना कहीं भारत इस बात को भी मुखर रूप से रखता रहता है। ठीक है, तो इस पार्ट में चैप्टर 3 के पार्ट 1 में इतना ही। आगे के पार्ट के लिए आप सभी एग्जाम डेज को जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पर अपलोड होता है। दैट्स ऑल फॉर द सेशन।